नमस्कार दोस्तों। अब परीक्षा तो नजदीक आ गई। मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहूंगा, ना ही कोई बात बोल के टाइम खराब करना चाहूंगा, क्योंकि अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि बेवजह मैं ये कहूं कि हम स्लोली चलेंगे। ये कोई मतलब नहीं है। पूरी हिस्ट्री की प्रूफ रीडिंग मारता हूं मैं, पूरी इतिहास की। आप ये भी मत कहना सर समझ में नहीं आया, इसको 2, 3, 4, 5 बार देखना जाने से पहले। मैं बोलता हूं अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए तो इसमें से 10 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। पूरी आज प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं हम, ना कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तो बस आपको रीडिंग मरवा रहा हूं इतिहास की। चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमारे आएंगे राजवंश। 1 मिनट दोस्तों, इधर रख देता हूं मैं इनको। सबसे पहले हमें राजवंश देखने हैं। कौन कौन से राजवंश है? कछवा है, चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़, बाटी, जाट। ये महत्वपूर्ण राजवंश है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 4 है: कछवा, चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। इनसे भी कई बार प्रश्न आता है, लेकिन ज्यादा इनसे उठाता है। इसके बाद में जो टॉपिक बचे हैं, किसान आंदोलन है, एकीकरण है, सभ्यता वगैरह, उनसे प्रश्न। तो मैं सारा रीडिंग मारता हूं, प्रूफ रीडिंग मारता हूं, इसको 2-3 बार आप देखना। सबसे पहले हम उठा लेते हैं कछवा राजवंश। कछवा राजवंश के सारे शासक लिखता हूं एक साइड में, फिर देखते हैं। सबसे पहले है तेजकर्ण या दुलह राय, एक ही बात है। इसके बीच 2-3 शासक आते हैं, उनको बाद में देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट शासक आता है भारमल। भारमल का पुत्र है भगवंत दास। भगवंत दास का पुत्र है मान सिंह। पहले हम इतनों को ही देखते हैं, बोर्ड पर इतने ही आएंगे। कछवाओं का जो शासन था वो दोस्तों इस साइड में था, यहां डुडाड़ के आसपास। इधर पड़ता है नरवर। माता सीता के 2 पुत्र थे, एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। कुश के वंशज जो आगे चले वो कुशवा कहलाई, और कुशवा से बना हुआ शब्द है कछवा। यानी कछवा अपने आप को भगवान राम के पुत्र मानते हैं। कुश भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं इन्हें। कुश यानी इन्हें कहा जाता है रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। मेवाड़ के महाराणाओं को कहा जाता है हिंदवा सूरज, और इन्हें कहा जाता है रघुकुल। इनका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्य ते जयते। उन सिसोदियों का या मेवाड़ के महाराणाओं का आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म ताहि राखे करतार। इनको रीडिंग मारते रहना, ये नहीं लिखे जाएगा, मैं इतने फास्ट बोल रहा हूं, बस इनको आप सुन लेना 2-3 बार। इसके बाद में कछवाओं में सबसे तेज शासक था तेजकर्ण। बहुत ज्यादा सुंदर था, सुंदर को बोलते दुल्हा, तो नाम हो गया दुल्हे राय। इसने क्या किया? तेजकर्ण या दुल्हे राय ने दौसा के अंदर बड़ गुजरों को हराकर 1137 में अधिकार कर लिया और अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई दौसा। दौसा के नजदीक एक स्थान है मांझी। मांझी को जीत के इसका नाम कर दिया रामगढ़, और यहां एक माता का मंदिर बनवाया जिसका नाम है जमवाय माता। ये कछवाहों की कुल देवी है। कछवा वंश का संस्थापक तेजकर्ण या दुल्हे राय है, यानी कछवा वंश का संस्थापक हो गया, कछवा वंश का संस्थापक हो गया तेजकर्ण। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। रणथंबोर के चौहानों का गोविंद है। जालोर के चौहानों का कीर्तिपाल है। गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिलादित्य, ध्यान रहे, चलो बाद में करें। सिसोदियों वंश का संस्थापक है राणा हमीर। राठौड़ वंश का संस्थापक है राव सिंहा। बाटी वंश का संस्थापक है बट्टी। जाट वंश का संस्थापक है चूड़ामन। बस सुनते जाओ इनको, टेंशन मत लेना किसी चीज की। कईयों में वास्तविक भी आता है, जैसे इनमें वास्तविक आएगा गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। सिसोदिया राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक चूड़ामन को माना जाता है, राव चूड़ा को माना जाता है। और जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। इन तीनों में वास्तविक भी आते हैं, एक सीधा संस्थापक, एक वास्तविक। वास्तविक क्या होता है वो थोड़ा आगे देखेंगे। हाँ, अब ये जमवाय माता कछवाहों की क्या हो गई? कुल देवी। 2 चीजें होती है, एक कुल देवी होती है, एक आराध्य देवी होती है। इनकी परिभाषा वगैरह कंपटीशन में कोई नहीं पूछता, जब बच्चों को पढ़ाते हैं टाइम होता है तब इन पे
अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं। एक बार मैं सीधे ही बता देता हूं। इनकी आराध्य देवी है शीला माता। शीला माता आगे आएगी मानसिंह के समकालीन, मानसिंह के समय आएगी शीला माता। ऐसा 2 ही जगह है, बाकी सब में जैसे चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता है, सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है, गुइल और सिसोदे उनकी बाण माता है, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है, बाटियों की कुलदेवी स्वांगिया माता है, जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता है। यानी 2 में आएगा कछुआ राजवंश की कुलदेवी जमुआई माता और आराध्य देवी शीला माता, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता और राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता। इन 2 में आराध्य आती, बाकी सब में क्या आएगी? कुल देवी ही आएगी। इसके बाद में तेजकर्ण का पुत्र आया दुलह राय। इसने क्या किया? यहां पड़ता है आमेर। आमेर में उसने मीणाओं को हरा के आमेर पे अधिकार कर लिया। कब गुरुजी? 1207। और राजधानी किसको बना ली? आमेर को। आमेर राजधानी तब तक रहेगी जब तक जयपुर नहीं बनेगा, 1727 तक। यानी कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी दौसा होगी, दूसरी रामगढ़ होगी, तीसरी आमेर, चौथी और फाइनल राजधानी होगी जयपुर। इसके बाद में शासक जो आएगा उसका नाम है रामदेव। इसने आमेर में एक महल बनवाया था, कदमी महल, और इस कदमी महल में आमेर राजाओं का राज तिलक होता था। जोधपुर के राठौड़ राजाओं का जो राज तिलक होता था वो श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर होता था। ध्यान रहे, श्रृंगार चौरी अलग है, चौकी अलग। चौरी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और चौकी जो है वो जोधपुर दुर्ग में है। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक पानेड़ा नामक स्थान पर होता था। तीनों का कई बार राज तिलक भी पूछ लेते कि कौन करते थे। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य ज्यादा होगा उसे साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना आप शासन नहीं कर पाओगे। जयपुर में मीणा सर्वाधिक है तो जयपुर राजाओं के राज तिलक मीणा करते थे। मेवाड़ में भील ज्यादा है, मेवाड़ राणाओं के राज तिलक भील करते थे, और बीकानेर राजाओं के राज तिलक गोदारा जाट करते थे। तीनों का ही आता है, बाकी का उल्लेख नहीं आता कि भी कौन करता था। आगे देखते हैं, बस इनको 2-3 बार पढ़ना आप। पहली बार इसको देखना, अगर दूसरी बार शॉर्ट में नोट्स बनाओ तो दूसरी बार बनाना। इसके बाद में आएगा पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ इसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया और आमेर 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए पृथ्वीराज कछुआ गया था, वो हम सांगा के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो शासक है वो है भारमल। भारमल का एक ही पर्सन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही पूछा गया। आमेर का शासक भारमल है और उस समय दिल्ली का था अकबर। भारमल 1556 में मजनू खां के सहयोग से अकबर से मुलाकात हुई, कोई समाधान नहीं हुआ था। अकबर जियारत के लिए, जियारत क्या होती है? ये जात होती है एक तरीके, हम जात बोल देते हैं, जैसे हम हनुमान जी के जाए वो जात है, और मुस्लिम भाषा में जियारत है। इसने एक नीति अपनाई थी सुलह कुल, वो नीति वगैरह नहीं पढ़ेंगे, अपने प्रश्नों पे आते हैं सीधे। अकबर जियारत के लिए अजमेर जा रहा था ख्वाजा साहब की, और यहां सांगानेर में रुका, और सांगानेर में भारमल अकबर से मिलने के लिए आया 1562 में, और अधीनता स्वीकार की। सबसे ज्यादा जो इसका प्रश्न भारमल का आज तक पूछा गया वो यही पूछा गया, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक भारमल। प्रथम शासक भारमल, प्रथम रियासत आमेर और प्रथम वंश कछुआ। इसके बाद में जियारत के बाद में जब अकबर वापस जा रहा था तो यहां सांबर में हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से जोधा और अकबर का विवाह हुआ था। पीछे सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न आया था कि जोधा और अकबर की विवाह स्थली रही है सांबर। इसके बाद में भारमल मुगल दरबार में ये अधीनता स्वीकार कर ली थी, कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। इन्होंने भारमल को 5000 की मनसबदारी दी। ये राजस्थान का प्रथम मनसबदार है। प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला भी भारमल है, वैवाहिक संबंध करने वाला भी भारमल है, और राजस्थान का प्रथम मनसबदार भी भारमल है। सर मनसबदार क्या है? ये एक प्रथा है जो मुगलों ने मंगोलों से ली थी, यानी इससे पद का पता चलता था। नीचे से नीचे मनसबदारी 10 की और ऊपर से ऊपर होती थी 10,000 की। 5,000 से ऊपर की मनसबदारी सिर्फ शहजादों को मिलती थी, जबकि जहांगीर सलीम को मनसबदारी 12,000 की थी। यह राजस्थान का पहला मनसबदार है भारमल 5,000, और भगवंत दास को भी मनसबदारी मिली थी 5,000 की।
मान सिंह को सर्वाधिक मिली थी 7,000 की पहली बार। अकबर के दरबार में दो ही व्यक्तियों को 7,000 की मनसबदारी थी, एक मान सिंह को, एक मिर्जा अजीज कोका को। इसके बाद बारमल में एक कस्बा भी बसाया था दौसा के अंदर, लवाण कस्बा, और एक मस्जिद भी बनवाई थी जयपुर में, आमेर में जामा मस्जिद, जयपुर तो भी बना नहीं है। ठीक है, भगवान दास की विशेष बात नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान के रूप में गए थे और चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय अकबर के साथ थे भगवान दास जी। इसके बाद में भगवान दास जी की पुत्री थी जिनका नाम था मानबाई, इनका विवाह सलीम से हुआ जिनसे खुसरो का जन्म हुआ। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो है मान सिंह। मान सिंह ऊपर कौन है? अकबर। देखो, मान सिंह जब बच्चा था तभी चला गया था अकबर के दरबार में, लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में। पहली बार मुलाकात हुई, वो पहली बार मान सिंह अकबर के साथ रणथंबोर अभियान पे गया था, सुरजनहाड़ा था, वहां उन्होंने चतुरता दिखाई। मान सिंह बचपन में चला गया था, बहुत लंबी सेवा की, लगभग 50 से 55 वर्ष। इतनी लंबी सेवा करने का मतलब पुत्र, अकबर इन्हें अपना पुत्र मानता था, फर्जंद मानता था। एग्जाम में फर्जंद ही पूछा जाएगा, पुत्र नहीं पूछा जाएगा। फर्जंद उपाधि किसकी थी, किसने दी? मान सिंह को। मान सिंह को छोटे मोटे अगर काउंट कर दे तो 67 युद्धों में भाग लिया था मान सिंह ने, और मान सिंह पुत्र के समान था। तो मुगल दरबार में, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में भी मान सिंह का स्थान था। सर नवरत्न कौन कौन से थे? सीधा सूत्र याद रख लेना, बात में MDH। इसका जो प्रश्न आता है वो हमेशा ऐसे आता है, निम्न में से नवरत्नों में शामिल नहीं था। बात में MDH। बी का मतलब भगवान दास, अबुल फजल, तानसेन, बिरबल, अब्दुल रहीम खान काना, टोडरमल, मान सिंह, दो प्याजा और हकीम हुकाम। लास्ट कौन है? हकीम हुकाम। अब भगवान दास को नहीं माना जाता तो कुछ किताबें मानती है फेजी को, तो ध्यान रखना फेजी है वैसे। और हकीम हुकाम ऑप्शन नहीं हो तो होगा फकीर अजीबुद्दीन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो, मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। कुंवर मानसिंह है, ध्यान रखिए, अभी तक राजा नहीं बना है, कुंवर मानसिंह है। काबुल का सूबेदार बनाया गया। काबुल से जब वापस आ रहे थे तो बीच में आता है लाहौर। लाहौर से मानसिंह राजस्थान में एक कला लेके आए थे जिन्हें बोलते हैं ब्लू पोट्री। ब्लैक पोट्री कोटा की है, कागजी पोट्री अलवर की है और ब्लू पोट्री है जयपुर की। और ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। फिर मानसिंह को सूबेदार बनाया गया था बिहार का, पटना का। बिहार के अंदर अभी कुंवर मानसिंह ये राजा नहीं बने, और जब बिहार में थे तब इनके पीछे से पिता की मृत्यु हो गई भगवान दास की। नियम ये होता है कि वारिस जहां कहीं भी हो, राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, उनका राज तिलक कर दो। तो मानसिंह का पहली बार राज तिलक जो है वो पटना बिहार में हुआ था। इसके बाद में मानसिंह जी को 3 बार सूबेदार बनाया गया बंगाल का। बंगाल को मानसिंह जी ने 3 भागों में बांटा और बंगाल में मानसिंह जी के 3 पुत्र मारे गए। 3 बार सूबेदार, 3 पुत्र मारे गए, 3 भागों में बांटे। 3 भागों के नाम बताओ सर। वीर, मान, सिंह। वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि, ये 3 पार्टों के नाम है। 3 भागों में जो बांटे थे वो नाम है। 3 पुत्र मारे गए तो उनमें से एक ही पुत्र का नाम याद रखना है जिसका नाम है जगत सिंह। क्यों गुरुजी? जगत सिंह की याद में मान सिंह की पत्नी और जगत सिंह की मम्मी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। बताते हैं ये जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वह मूर्ति है जिसकी बचपन में मीरा पूजा करती थी। इसके बाद में बंगाल का क्लाइमेट सेट नहीं हुआ था मान सिंह के, तो बंगाल की देखरेख अजमेर रहकर की थी। इसके बाद में यहां जो शासक था एक केदार सिंह,
बताते हैं केदार के पास शिला माता की मूर्ति थी। शिला बोलते हैं पत्थर को, वैसे पत्थर के ऊपर मूर्ति है तो शिला माता नाम है। अलग अलग कहानियां आती है शिला माता की, हम शॉर्ट में जो पर्सन है वो ध्यान रखते हैं, कहानियां तो फुर्सत के समय की होती है। शिला माता जो है बताते हैं शिला माता की विशेषता थी, अगर शिला माता की पूजा करके कोई मैदान में आ जाए तो उसकी निश्चित जीत होगी। और मानसिंह जी ने बीच में विदन डाला और शिला माता की मूर्ति छीन ली। कुछ बताते हैं केदार को हराया, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया मानसिंह से और शिला माता की मूर्ति दे दी थी। और शिला माता की मूर्ति मानसिंह जी ले आए आमेर में और यहाँ मंदिर बनवाया शिला माता। शिला माता की विशेषता यह है कि इनके 2.5 प्याला शराब चढ़ता है। वैसे जीन माता की भी 2.5 प्याला चढ़ता है। 2.5 शाखा जैसलमेर के है और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है। इसके बाद में अकबर के बाद में बादशाह बन गया जहांगीर। जहांगीर से विद्रोह किया था इसके पुत्र खुसरो ने। खुसरो मानसिंह का भांजा था और खुलकर पक्ष लिया था मानसिंह ने खुसरो का। इस वजह से जहांगीर नाराज हो गया था। मानसिंह को दक्षिणी अभियान में एलियचपुरा में भेजा जहां मानसिंह जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद में आगे के शासक देखते हैं। फास्टली है ये, रीडिंग मार रहा हूं, प्रूफ रीडिंग है ये, कोई स्लो नहीं है। स्लो का टाइम ही नहीं रहे, 2 दिन तो पूरे बचे हैं और पूरी इतिहास की रीडिंग मारूंगा। स्लो वाली अब कोई बात नहीं रही है, स्लो करके तो आपका टाइम खराब करना है। इनके बाद में जो शासक आएंगे मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, ईश्वर सिंह और माधो सिंह, ये शासक आएंगे। देखो इन दोनों को साथ में कंपैरिजन में देख लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह की क्या बात है और सवाई जयसिंह की क्या बात है, आराम से याद हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रहे, इन दोनों का जब भी प्रश्न आएगा दोनों ऑप्शन देगा। जैसे वो आपसे पूछेगा बिहारी किसके दरबार में था तो दोनों ऑप्शन देगा। अगर वो आपसे पूछा पुरंदर संधि किस किस के बीच, दोनों ऑप्शन देगा। वो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, दोनों ऑप्शन देगा आपको। देखो ऐसे याद करेंगे, एम पहले आता है, मिर्जा राजा पहले हुआ है, एस बाद में आता है, सवाई जयसिंह बाद में हुआ है। मिर्जा राजा जयसिंह, इसमें 3 शब्द है। इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 6 से सवाई, 6 से 7, इसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। अब जो प्रश्न ध्यान करना है वो देखो, सवाई जयसिंह का शासनकाल है 1621 से 67, यानी 46 साल शासन किया। 3 प्रश्न बनते हैं। मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला शासक तो है मानसिंह, 50 से 55 वर्ष, क्योंकि मानसिंह ने मुगलों की लंबी सेवा की, लेकिन राजा ज्यादा समय तक नहीं रहा। राजा रहा था 1589 से 1614, यानी कितने हो गए, लगभग 25 साल। यहां देखो 46 वर्ष। सबसे लंबा शासन करने वाला कछवा राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने, और सर्वाधिक बादशाहों की सेवा करने संख्या, मानसिंह ने 2 ही मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अकबर और जहांगीर की। इधर देखो 7 ऐसे हो गए क्योंकि औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। कोई 1 साल रुका, कोई 2 साल रुका। अब देखो इनका, मिर्जा राजा जयसिंह, ये बीच वाला शाहजहां गंधार अभियान पे जाते समय मिर्जा राजा की उपाधि थी। मिर्जा राजा के बाद में सवाई जयसिंह हुआ और शाहजहां के बाद में औरंगजेब हुआ, तो इन्हें सवाई राजा की उपाधि किसने दी? और ऐसे प्रश्न ही ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। मिर्जा राजा की किसने दी, सवाई जयसिंह की किसने दी, मिर्जा राजा की शाहजहां ने दी और सवाई जयसिंह की किसने दी। कोई समस्या नहीं है इसमें, आराम से याद हो जाएगा। अब इसके बाद में इन्हें सवाई जयसिंह को वैसे चाणक्य भी कहा जाता है और मिर्जा राजा को औरंगजेब ने बाबाजी की उपाधि भी दी थी। ये तो एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए, थोड़ा सा रखो तो रख लेना। अब इनके काम देखते हैं। इनके 2 ही बातें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो बिहारी जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और दूसरी है पुरंदर की संधि। प्रश्न फिक्स है, बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जयसिंह, पहले वाले के, सवाई के नहीं। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी। बिहारी के 1-1 दोहे पर मिर्जा राजा इन्हें 1-1 स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था और इन्हें काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी।
बस एग्जाम की दृष्टि से इतना ही, बिहारी किसके दरबार में था। पुरंदर की संधि 22 जून या 16 जून दोनों ही सही है, 1665, वेरी इंपॉर्टेंट संधि। शिवाजी को 44,000 सेना लेके गया था, औरंगजेब ने भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह को 44,000 सेना देके, और शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। इसके बाद में संधि हुई। संधि के तहत 35 में से 23 दुर्ग औरंगजेब को दिए थे, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और मिर्जा राजा के कहने पर ही शिवाजी औरंगजेब से आगरा के किले में मिलने गए थे, जिन्हें औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 1666 की बात है। शिवाजी अपने स्थान पे हिरोजी फरजंद हमशक्ल था, उनको सुलाकर वहां से फरार हो गए थे। तो ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। पुरंदर की संधि 22 जून 1600 पीछे पुलिस में आई थी, 1665 है, और 35 में से 23 दुर्ग दिए। सवाई जयसिंह की कई डेटें इंपॉर्टेंट है, 1708, 1727, 1734, 1740। 40 तो छोड़ो, ये 3 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। 1708 में क्या है? 1708 में एक समझौता है देबारी। देबारी पड़ता है उदयपुर में। छोटी सी बात है, जल्दी से बता देता हूं। समझौता आपको नहीं पूछे, ज्यादा डेट ही है। यहां का शासक जयसिंह, मारवाड़ का था अजीत सिंह, और मेवाड़ का था अमर सिंह सेकंड। इनके बीच में हुआ था ये संधि। ये तीनों इनके पास गए थे अपनी भूमि वापस लेने के लिए। आजम और मुअज्जम के बीच में जो वो किस्सा था। अमर सिंह ने कहा कि मेरी पुत्री है चंद्रकमरी, उससे विवाह करना पड़ेगा सवाई जयसिंह तुझे, और इनके जो संतान होगी वो संतान हुई थी माधो सिंह, वो आमेर का राजा बनेगा। इसने संधि मान ली, लेकिन सवाई जयसिंह के पहले पुत्र का जन्म हो गया था ईश्वर सिंह का, और नियम यह होता है कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। इस वजह से, इस एक समझौते की वजह से आमेर के अंदर भावी, आमेर नहीं बाद में जयपुर हो जाए, जयपुर के अंदर भावी उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया था। ईश्वर सिंह और माधो सिंह आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, दोनों सौतेले भाई। इस वजह से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है देबारी समझौता। 1727 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 18 नवंबर 1727 जयपुर की स्थापना। जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी, और जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। अगर आपसे पूछ ले आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है, तो ध्यान रखना मिर्जा इस्माइल है। वैसे जयपुर का पूछे तो सवाई जयसिंह है। आधुनिक का मतलब जो जयपुर हमें अब मिला हुआ है। सवाई जयसिंह ने जो जयपुर बसाया था वो चारों ओर से बंद था, चौकड़ियों का शहर चारों ओर से बंद था, और मिर्जा इस्माइल ने चारों ओर वो दीवारें हैं वो तुड़वा के जयपुर का विस्तार कर दिया था। इस वजह से आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल है, और वैसे जयपुर का निर्माता हो गया सवाई जयसिंह। 1734 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। क्या हुआ इसमें? देखो क्या हुआ। वही सवाई जयसिंह, मेवाड़ का उस समय था संग्राम सिंह, सेकंड संग्राम सिंह है। जयसिंह गया संग्राम सिंह के पास कि मैं मराठों से परेशान हो गया, ऐसा कोई उपाय करो कि मराठों से पीछा छूटे। संग्राम सिंह ने कहा कि एक सम्मेलन रखो। कहां? हुरडा में। कब? 1707 1734 में। लेकिन संग्राम सिंह की पहले मृत्यु हो गई, बोले अध्यक्ष मैं ही रहूंगा। इसकी मृत्यु होने के कारण अगला शासक बना था जगत सिंह सेकंड, और इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की। इसका आयोजन करता सवाई जयसिंह था। 1707 1734 ये इतिहास का दूसरा दौर है जब पूरा राजपूताना एक हुआ है। इतिहास में पूरा राजपूताना 2 बार एक हुआ है, एक संग्राम सिंह के समय 1528 में खानवा युद्ध के समय, और दूसरी बार 1734 के अंदर। अब यहां गड़बड़, सारे शासक आए थे। यहां बीकानेर का जोरावर सिंह राठौड़ आया था, जोधपुर का अभय सिंह राठौड़ आया था, और यहां से सुरजन हाड़ा, दलेल सिंह हाड़ा आया था, या बूंदी से दुर्जन साल हाड़ा आया था, कोटा से यशवाई जय सिंह, कई शासक आए थे यहां। अब यहां गड़बड़, आपसी मनमुटाव ही हो गया था अध्यक्ष पद को लेके। ऐसे सेना ने ये योजना बनाई कि अब तो हम जा नहीं सकते, 7वां महीना है, वर्षा ऋतु है, क्योंकि वर्षा ऋतु नर्मदा और ताप्ती नदियों में पानी आ जाता है। नियम ये बना, ये यहां तय हुआ था कि हम सीधा महाराष्ट्र चलेंगे और वहां युद्ध करेंगे।
तो इन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के बाद में हम सब कोटा के रामपुरा गांव में इकट्ठा होंगे। लेकिन वहां ये मान लो फैल हो गया था, कोई नहीं आया था। लेकिन ये इतिहास का दूसरा दौर है जब पूरा राजपूताना एक हुआ है। तो आप ये इतना याद रखो, उर्डा भीलवाड़ा में पड़ता है, 17 साल 1734 में हुआ था। ये भी पूछ लिया किन के विरुद्ध हुआ था, मराठों के विरुद्ध हुआ था हुर्डा सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने पहले संग्राम सिंह को बनाना तय हुआ था और सवाई जयसिंह इसका आयोजन करना। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू बादशाह था, अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में। सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लो। इन दोनों के बीच में युद्ध में उत्तराधिकारी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो फुर्सत के समय बताए जाते हैं। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, यहां ईश्वर सिंह ने ईसर लाट बनवाई थी। इसके 7 खंड है, 7 मंजिल नहीं है, ध्यान रखना, इसके 7 खंड है, क्योंकि 7 राजाओं को हराया था एक साथ। इसकी विजय के उपलक्ष्य में ये जयपुर के त्रिपोलिया बाजार की दुकानों के पीछे बनी हुई है ईसर लाट। इसे सरगासुली भी बोलते हैं। सरगासुली को अर्थ होता है स्वर्ग को छूने वाली, यानी ये ऐसी लगती है जैसे भगवान से बात कर रही हो, तब इसे सरगासुली भी कहा जाता है। मराठा था, मराठा यहां तक पहुंच गया था। इसका सेनापति ने इसके साथ विश्वासघात किया और ईश्वर सिंह ने ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आनन फानन में जल्दबाजी में ईश्वर सिंह का यही दाग संस्कार हुआ। दाग संस्कार की एक सेपरेट जगह होती है प्रत्येक की। जयपुर के सभी राजाओं का दाग संस्कार गेटोर में होता था। ईश्वर सिंह को छोड़कर बाकी सभी राजाओं की छतरियां गेटोर में है। कछवाओं की गेटोर में हो गई। मेवाड़ के महाराणाओं का दाग संस्कार आहड़ में होता था, जिसे महासतियों का टिल्ला बोलते हैं। राठौड़, जोधपुर के राठौड़ों का कागा की छतरियां हैं। बीकानेर वालों की देवकुंड की छतरियां हैं। और जैसलमेर के राजाओं की छतरियां हैं बड़ा बाग जैसलमेर के। इसके बाद में बाकी का तो उल्लेख नहीं आता। कोटा की है सारबाग की छतरियां। ये लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। यानी हमने कितने पढ़ लिए, अब 2-3 एक और बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, कहां तक पूछे सवाई जी? ईश्वर सिंह, माधो सिंह, इसके बाद में है प्रताप सिंह, जगत सिंह, राम सिंह, माधो सिंह। ये माधो सिंह सेकंड है और लास्ट है मान सिंह। मान सिंह सेकंड है। प्रताप सिंह इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रताप सिंह की एक उपाधि है ब्रजनिधि। ध्यान रहे, ब्रजराज, ब्रज का राजा, ब्रज के राजा थे जाट। ये जाट शासक बदन सिंह की उपाधि है ब्रजराज, जबकि ब्रजनिधि उपाधि प्रताप सिंह जी की है। इनके समय तमाशा लोकनाट्य भी प्रारंभ हुआ था। इनकी सबसे अच्छी कृति वो ये है, ये क्या है सर? ये हवा महल है, 5 मंजिला है। नाम याद करो तो कर लेना, शरद रतन विचित्र हवा प्रकाश, शरद रतन विचित्र और प्रकाश और हवा, लास्ट है हवा मचिन। 953 खिड़कियां, 152 झरोखे इसके अंदर। इसका शिल्पी था लालचंद। हवा महल की नींव नहीं है, गागरोन दुर्ग के भी नींव नहीं है, इसके भी नींव नहीं है। जैसलमेर दुर्ग में चुनने का प्रयोग नहीं हुआ है और चोमू का दुर्ग भूमिगत दुर्ग है। ये थोड़े से अटपटे से, थोड़ा ध्यान रख लेना। इनको 22 संख्या बहुत पसंद थी। 22 ही विद्वान थे, 22 ही कवि थे इनके दरबार में, जिन्हें बोलते हैं गंधर्व 22। ये थोड़ा ध्यान रखना। गंधर्व जैसे नवरत्न थे ना, वैसे ही गंधर्व 22 प्रताप सिंह के दरबार में थे और इनके संगीत गुरु चांद खां थे। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम राजा कहा जाता है, रसकपुर की वेश्या के कारण बताते हैं। ऐसा कोई किस्सा आता है इनका, फुर्सत में बताने वाले किस्से हैं। तो जगत सिंह को बदनाम राजा भी कहा जाता है जयपुर का। और जगत सिंह के समय एक छोटा सा युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध, 1807। गिंगोली पड़ता है पर्वतसर नागौर के अंदर। लंबी कहानी है, थोड़ा सा बस इतना ही याद रख लेना। मारवाड़ के मान सिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ था। राम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सिंह सेकंड, स्कूल, कॉलेज, घर, बांध, बाग, हॉल,
सिनेमा हॉल और कलर, ये सब राम सिंह के। 2-3 बार बोलोगे ना, स्कूल, कॉलेज, घर, बांध, बाग, हॉल, होम, सिनेमा हॉल, कलर सब राम सिंह ने करवाए थे। स्कूल कौन सी स्कूल? मेयो कॉलेज, नाम कॉलेज है, स्कूल ही है वो। स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह के समय हुई। महाराजा कॉलेज राम सिंह। चिड़ियाघर जयपुर में पहला खुला था, राजस्थान का, राम सिंह। बांध अपने ही नाम पर है, रामगढ़ बांध। बाग अपने ही नाम पर है, राम बाग और रामनिवास बाग। हॉल अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। सिनेमा और राजस्थान का पहला या भारत का, उत्तरी भारत का पहला फारसी थिएटर इन्हीं के समय खुला था। और कलर का मतलब जयपुर को उन्होंने गेरुआ या गुलाबी रंग में रंगवाया था। ठीक है, अगला कौन सा है? माधो सिंह। सेकंड, 2 और 9, इन्होंने नाहरगढ़ में अपनी पासवान रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे माधो सिंह ने। और क्या है, ये इंग्लैंड जा रहे थे एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में। उस समय एक हमारी रिवाज होती थी कि कोई अगर विदेश का पानी पी ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब बताते हैं ये विदेश गए थे, वहां चांदी के 2 पात्र बनवाए, एक ओलंपिया नामक जहाज बुक करवाया था, उसे गंगाजल से धोया, इसमें गंगाजल भरकर ले गए थे। और यानी ये जो चांदी के पात्र है जो वर्तमान में सिटी पैलेस है और गिनीज बुक में रिकॉर्डेड है। लास्ट शासक मानसिंह जो आजादी के समय थे, इनकी ये पोलो के खिलाड़ी थे और इनकी मृत्यु भी पोलो खेलते समय। इनकी पत्नी थी गायत्री देवी। पीछे पुलिस में प्रश्न आया था कि भारत की अंतिम राजमाता, तो वैसे अगर बात करें तो इनको किताबें लिख देती है भारत की अंतिम राजमाता, लेकिन अभी पिछले महीने अभी हुई थी मृत्यु। जोधपुर का अंतिम शासक था हनुमंत सिंह, उनकी पत्नी अभी कृष्णा कुमारी का निधन हुआ था। तो एक हिसाब से तो भारत की अंतिम राजमाता ये हो गई, क्योंकि हनुमंत सिंह जी पत्नी थी जो लास्ट राजा थे हनुमंत सिंह। बाकी किताबें इसको लिखती हूँ किस हिसाब से पता नहीं। तो गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला है जो लोकसभा में गई थी। ये हीरोइन भी थी और कुछ बिहार की राजकुमारी भी थी गायत्री देवी। ठीक है, ये लो, जयपुर की हिस्ट्री इज कंप्लीट। दोबारा रीडिंग मारते हैं 5 मिनट। कौन कौन से शासक लिखे मैंने? सबसे पहले लिखा तेजकर्ण, इंपॉर्टेंट। तेजकर्ण के बाद में लिखा था कोकिल देव, भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह, छोड़ो। इसके बाद में जगत सिंह, प्रताप सिंह, पहले लिख दिया कोई बात नहीं। फिर राम सिंह, प्रताप सिंह पहले, फिर माधो सिंह और फिर मान सिंह। ये लो, तेजकर्ण संस्थापक है। कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई। प्रथम वैवाहिक अधीनता और मनसबदारी भारमल, भगवंत दास चित्तौड़ के तीसरे अभियान और महाराणा प्रताप को तीसरे अभियान है समझाने के रूप में। मान सिंह जी की कई बातें बता दी। मिर्जा राजा जयसिंह बिहारी और पुरंदर, सवाई जयसिंह 1708, 1727, 1734, जगत सिंह जयपुर बदनाम हो गए, राम सिंह स्कूल कॉलेज गरबान बाग और होम सिनेमा हॉल, और माधो सिंह जयपुर हिस्ट्री इज कंप्लीट। वैसे कंप्लीट नहीं होती, 7 घंटे लगते हैं। अभी कितने लगे? ये तो फास्टली रीडिंग बनवा रहे हैं आपको, काम आ जाए क्या पता, कहाँ कोई ब्रह्मास्त्र लग जाए। लगभग आपको प्रश्न इन्हीं से मिल जाएंगे। अब कौन सा उठाएं? चौहान तो वैसे डाले हुए हैं तो मैं एक बार नहीं उठाता हूं इनको। फिर राठौड़ उठा लेते हैं। राठौड़ों की 3 शाखाएं थी। उत्पत्ति कैसे हुई क्या हुई वो हम नहीं देखेंगे यहां। राठौड़ों की 3 शाखाएं थी। एक बीकानेर के राठौड़ थे, एक किशनगढ़ के थे और एक मैन जो थे वो जोधपुर के थे। सबसे पहले राव सिंहा, राव सिंहा, उसके बाद दूहड़, फिर चूड़ा, चूड़ा का पुत्र है रणमल, कान्हा भी है। रणमल के बाद में है जोधा, जोधा के बाद में है सातल देव। पहले तो इतनों का देखते हैं। अभी राव सिंहा कहां आए क्या आए इनका उल्लेख एक बार नहीं करेंगे। सीधे सीधे है राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा।
दुहड़, दुहड़ कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लाया था जिसे बोलते हैं चक्रेश्वरी माता, और दूसरा नाम है नागणेची माता। और वहां से लाके नागणेची माता की मूर्ति नगाना में लगाई। नगाना पड़ता है बाड़मेर। ध्यान रखना, एक नारायणी माता अलग है, नागणेची माता अलग है, नारायणी माता अलग है। नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी है जिनका मंदिर बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर में है। और नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है जिनका मंदिर दुहड़ ने बनवाया था, यानी कर्नाटक से दुहड़ मूर्ति लेके आया था। तो दुहड़ की इतनी बात है। मंडोर जो है वो पहले गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था। प्रतिहार शासक था इंदा, इसके अंडर में था, और तुर्कों ने अधिकार कर लिया। चूड़ा ने सहायता की, कैसे की क्या की वो लंबी कहानी है, लेकिन सीधा बता देता हूं। चूड़ा ने सहायता की प्रतिहार शासक इंद्रजीत की, और प्रतिहार शासक खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से किया, और मंडोर इन्हें दहेज में दे दिया, और राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी हो गई मंडोर। यानी राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मंडोर थी। इसके बाद में रणमल, इनकी स्टोरी मेवाड़ में आती है। मेवाड़ में कुंभा ने भारमली के सहयोग से मरवा दिया था रणमल को। इसके बाद में जोधा है। अब देखो, राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक चूड़ा, यानी राव चूड़ा। अब एक चीज और देखो, सामंत प्रथा मतलब नौकर चाकर रखना, यानी मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की? चूड़ा ने, जबकि सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जोधा को। जबकि इतिहासकार ये कहते हैं जोधा ही मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक है। तो इसके बाद में जोधा ने क्या किया? कुंभा के समकालीन है, आवड़ा बावड़ा की संधि हुई, वो कुंभा के समय देखेंगे। अब जोधा ने सोचा कि भी मंडोर तो सुरक्षित ने कोई बढ़िया दुर्ग बनाई। तो एक बाबा रहता था चिड़ियानाथ, जोधा यहां आया और बाबा जी से कहा कि आप ये स्थान छोड़ दो, कोई दूसरी जगह मैं आपको दे दूंगा और यहां मैं दुर्ग बनाऊंगा। लेकिन बाबा ने मना कर दिया। अब जिदबाद के अंदर बाबा बोला ठीक है तू दुर्ग तो बना ले, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही नींव रखेगा यहां का पानी सूख जाएगा। तब जोधा की टेंशन शुरू हो गई। तब किसी ने राय दी कि आप इस दुर्ग की नींव करणी माता से रखवाओ। तो करणी माता का नाम उस समय बचपन का नाम रिधिबाई था। तो बाद में दुर्ग बना 1459, और करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। और यहाँ राजाराम वामी को, क्योंकि पहले एक परंपरा मानी जाती थी राजपूतों में कि अगर किसी जिंदा आदमी को अगर गाड़ दिया जाए तो उस वंश का राज उस पर हमेशा रहेगा। ऐसे नहीं है, जिंदा आदमी वो तैयार होना चाहिए। तब राजाराम वामी तैयार हुआ था, उसके परिवार को विशेष सुविधा दी गई, जमीनें दी गई। जोधपुर दुर्ग में सिर्फ और सिर्फ राजाराम भामी के परिवार की एंट्री थी, बाकी कोई एंट्री नहीं कर सकता था। तो ये इसी दुर्ग में पीछे वाली साइड में दो मंदिर बने हुए हैं, एक चामुंडा माता का मंदिर है, एक नागणेची माता का मंदिर है। और चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ भी मची थी 2008 में, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। इसके बाद में जो शासक है सातल देव, सातल देव की एक ही बात है, इनके समय अजमेर का था मल्लू खां, उसका सूबेदार था गुड़ला। यह गुड़ला पिंपाड़ से 140 कन्याओं को उठा के ले गया था। सातल देव इन्हें वापस छुड़वा के लाया था, और उसी दिन से एक नया नृत्य शुरू हो गया था, गुड़ला नृत्य। चेतकर्षण अष्टमी को प्रारंभ होता है ये गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य गुड़ला की पुत्री गिंदोली ने प्रारंभ किया था। तो सातल देव की और कोई बात नहीं है। आगे शासक मिटा देता हूं। आगे शासक राव गंगा, मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह। टेंशन नहीं मत आना, हम तो रोज बढ़ाते हैं, नॉर्मल बातें होंगी। आधी रात को पूछे तो ही बोल देते हैं ये। अब तो कोई ये बोल देना मोटा राजा के बाद शुरू करो, कर देंगे। हाँ, आप टेंशन नहीं मत आना, इनमें आपके लिए जरूरी नहीं है, मेन चीजें जरूरी है आपके लिए। राव गंगा ने गंगलाव तालाब बनवाया था, और
खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव को भेजा था 4000 सेना देकर। अब इंपॉर्टेंट शासक है मालदेव। मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी थी, अपने पिता की हत्या करके सोजत आ गया था और मालदेव का राज्याभिषेक भी सोजत में हुआ था। तो मालदेव मारवाड़ का या राठौड़ों का पितृहंता कहलाता है। चौहानों का पितृहंता जगदेव है और सिसोदियों का पितृहंता उदा है, जिसने कुंभा की हत्या कर दी थी। मालदेव के उपनाम बहुत हैं। हसमत वाला राजा, ये फारसी इतिहासकारों ने कहा था। ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। हिंदू बादशाह, ध्यान रखना, प्रबल हिंदू राजा अमीर को बोलते हैं, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं, हिंदू पथ सांगा को बोलते हैं, हिंदू सुल्तान कुंभा को बोलते हैं और हिंदू बादशाह मालदेव को बोलते हैं। अब दोबारा करके लिख लेना इनको। हिंदू बादशाह बोलते हैं मालदेव को। 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता मालदेव ने सबसे पहले 1532 में बदराजून पर अधिकार किया था। फिर 1533 के लमसम इसने नागौर के दौलत खां को हराया। फिर मेड़ता के बिरमदेव को हराया। बिरमदेव के साथ दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद हुआ था। लंबी कहानी है, यहां से प्रश्न पुटअप नहीं होते। इसके बाद में अपने परिवार वालों पर आक्रमण कर दिया था। किसके ऊपर? बीकानेर। बीकानेर का शासक था जेत सिंह। जेत सिंह मारा गया और कल्याणमल चला गया था इसका पुत्र शेरशाह की शरण में। कौन सा युद्ध हुआ था सर? 1542 में पाहेबा साहिबा। इसके बाद मालदेव का विवाह हुआ था। लूणकरण की पुत्री थी उमादे, जो इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो आपकी दृष्टि से इतना याद रखना है, रूठी रानी का वास्तव कैसे रूठी, क्या रूठी, लंबी कहानियां हैं। कहानियों के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। तो रूठी रानी का वास्तविक नाम उमादे, रूठी रानी का वास्तविक नाम था उमा थी। इधर देश में सत्ता पलटती है। शेरशाह से हार गया था कौन? हुमायूं। चौसा और बिलग्राम युद्धों में हुमायूं सहायता के लिए आया था मालदेव में और मिलन जोगी तीर्थ नामक स्थान पे मिले थे। फिर हुमायूं इधर चला गया था। इस बात पे शेरशाह नाराज हुआ और शेरशाह मैदान में आ गया था। कौन सा? इधर गिरी में लाके सेना डाल दी थी मालदेव ने और सुमेल में सेना डाल दी थी शेरशाह ने। यह युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544। मारवाड़ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा युद्ध यही है। मारवाड़ में वैसे 2 ही युद्ध हुए हैं, एक हिंगोली का युद्ध है और एक ये युद्ध है जो बड़े युद्ध है। बड़ा यही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। लगभग एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। 1 मिनट, इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं। और इसमें मालदेव के वीर सेनापति थे जेता और कुंपा, ये मारे गए थे। मालदेव वापस आ गया था। वापस आने के बाद मालदेव चला गया था भद्राजोन। बहुत लंबी कहानी है इसकी, लेकिन शॉर्ट में याद रखना है। इस युद्ध में शेरशाह हारते हारते जीता था। तब उसने कहा था कि एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाहत बर्बाद बुदे, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और जोधपुर सौंप दिया था शेरशाह ने खवास खां को, खवास खां व ईसा खां को। और शेरशाह चला गया था इधर लास्ट में चला गया था कालिंजरा, वहां उक्का नामक अस्त्र चलाते समय मारा गया। और मालदेव ने दोबारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह का अधिकार जोधपुर पर मात्र 1.5 साल रहा था, 524 दिन। मालदेव ने मुख्य पुत्र मालदेव का राम था, राम सिंह जिसे बोलते हैं। मालदेव का पुत्र राम, मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन। तो चंद्रसेन को शासक बना के चला गया था मालदेव। चंद्रसेन एक इंपॉर्टेंट शासक है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मुगलों का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति है। चंद्रसेन के समय राम चला गया था अकबर के दरबार में। अकबर ने सेना भेजी हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में, और चंद्रसेन आ गया था कहां? इधर वाली साइड में, यानी सिवाना। सॉरी, पीछे क्या बता दिया। मालदेव गया था सिवाना और चंद्रसेन आ गया था भद्राजोन। मालदेव गया था सिवाना, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संस्थि। तो
चंद्रसेन आ गया था बदराजुन। अब अकबर आया था जियारत के लिए और उसके बाद में अकबर ने एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार, नवंबर 1570। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है नागौर दरबार कब लगा था। अब इस दरबार में बीकानेर से कल्याणमल आया था, जेत सिंह का पुत्र। जैसलमेर से हर्राय भाटी आया था और वो इधर से सुरजनहाड़ा आया था, कोटा से, बूंदी से सुरजनहाड़ा। और मारवाड़ से राम, उदय सिंह और फिर चला गया था चंद्रसेन। ये ध्यान रखना कौन कौन आए थे, आजकल ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। बीकानेर से कल्याणमल, जैसलमेर से हर्राय भाटी और मारवाड़ से ये। चंद्रसेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, चंद्रसेन यहां से भागकर वापस चले गए थे भद्राचों। बीकानेर का था राय सिंह। 1572 से 74 तक अकबर ने जोधपुर का प्रशासन राय सिंह को सौंपा था। अब चंद्रसेन के उपनाम है पहला, क्योंकि नागौर दरबार 1570 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 72 में हुआ, तो इससे पहले ही चंद्रसेन ने विरोध कर दिया था, इसलिए इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। रेऊ नामक इतिहासकार ने कहा है कि ये मारवाड़ के प्रताप हैं। उसने तुलना की है प्रताप की चंद्रसेन की। तुलना यह की है कि प्रताप को भी भाइयों का विरोध सहना पड़ा था और इधर चंद्रसेन को भी भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी थी। महाराणा प्रताप के भी जंगलों में भटके थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई थी। वैसी ही हालत बताते हैं चंद्रसेन की हुई थी। चंद्रसेन को जैसलमेर पोखरण दुर्ग हर्राय बाटी को 12,500 रुपये में किराए दिया था, 1 लाख फदिया के, और अपने गहने वगैरह भी चंद्रसेन को बेचने पड़े थे। इसके बाद में चंद्रसेन सिवाना आई। फिर यहां एक स्थान है संचियाप। संचियाप में चंद्रसेन की मृत्यु हुई। चंद्रसेन की छतरी भी यहीं पड़ती है, सारण की पहाड़ी पाली में। इसके बाद में शासक बना है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, क्योंकि अकबर के समकालीन है। बात इतनी सी है, मोटा राजा का एक पुत्र था किशन सिंह, जिसने 1609 में किशनगढ़ बसा दिया, राठौड़ों की एक नई रियासत। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक है, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध किए। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया जगत गुसाई या जोधाबाई का, और उनका जो पुत्र हुआ था, इतिहास है आगे, उसका नाम था खुर्रम या शाहजहां। आगे देखते हैं फिर सूर सिंह, गद सिंह। सूर सिंह की कोई बात नहीं, इसे सवाई राजा की उपाधि है। गद सिंह को दल थम्मन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। दल पंगुल उपाधि पृथ्वीराज चौहान की है, और दल थम्मन जो उपाधि है वो है गद सिंह की। इसके बाद में जसवंत सिंह, अंतिम स्वतंत्र प्रवृत्ति के शासक माने जाते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समय मुगल बादशाह शाहजहां थे। शाहजहां के 4 पुत्र लड़ रहे थे, लास्ट में जो 2 थे, दारा और औरंगजेब। इनके बीच में 2 युद्ध हुए थे, एक तो धर्मत का युद्ध और एक दोराई का युद्ध, 1658 और 59। जसवंत सिंह जो थे वो शाहजहां की तरफ से लड़े थे, दारा की तरफ से लड़े थे, धर्मत के युद्ध। इस युद्ध में घायल हो गए थे, इन्हें बाहर निकाला। जब जोधपुर वापस आए तो बताते हैं इनकी पत्नी थी हाड़ी रानी कर्मेती, उसने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं इस बात को, ठीक है। जसवंत सिंह के मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र बोलते हैं धर्म विरोधी, कोई कुफ्र काम नहीं करना चाहिए, यानी धर्म के विरोध काम नहीं, कोई आज कुफ्र का दरवाजा। कुफ्र से संबंधित 2 डायलॉग है। एक डायलॉग तो रणथंबोर दुर्ग अलाउद्दीन की विजय के बाद में अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, और एक ये है जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह के दरबार में 2 व्यक्ति थे, मुहनोत नैनसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक थे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। मुहनोत नैनसी ने नैनसीरी खयात लिखी और मारवाड़ रे परगनारी विगत लिखी। मारवाड़ रे परगनारी विगत को मारवाड़ का गजेटियर बोलते हैं। मारवाड़। मुनोत नैनसीरी ख्यात को विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है। ये ख्यात लिखने का काम चारण और भाटों का था। ये एकमात्र ऐसी ख्यात है जो चारणों ने नहीं लिखी। मुनोत नैनसीरी जो ख्यात है, उस ख्यात में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं है। नैनसी ने इस ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, जबकि नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है।
इसमें प्रत्येक गांव की जनसंख्या का भी वर्णन है, इसलिए नैन्सी को राजस्थान जनगणना का अग्रज माना जाता है। दुर्गादास राठौड़ ये आस्करण के पुत्र थे और इनके दरबार में थे। बाद में अजीत सिंह के संरक्षक बने थे। अजीत सिंह को नूरगढ़ के महल से गोराधाय के सहयोग से बचा के लाए थे। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है और दुर्गादास को अणबिंद्या मोती कहते हैं और चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहते हैं। द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ तो चंद्रसेन। भूला बिसरा यानी इतिहासकार भूल गए। इतिहासकारों ने चंद्रसेन को महत्व नहीं दिया। जो महत्व महाराणा प्रताप को दिया वो चंद्रसेन को नहीं दिया, भूल गई। और इन्हें बोलते हैं अणबिंद्या मोती, यानी इतिहासकारों ने इसे इतिहास में कभी पिरोया ही नहीं। दुर्गादास को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को कहा जाता है और राणा हमीर को भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। अभय सिंह, विजय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह सेकंड है। इंपॉर्टेंट शासक इतने। अभय सिंह के समय एक ही घटना हुई थी, खेजड़ली की घटना 1730 में, जिसके बारे में एक वीडियो मैंने बता रखा है। विजय सिंह की पासवान रानी थी गुलाब राय। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने इन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहा है। मान सिंह एक सन्यासी राजा थे। इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है क्योंकि ये नाथ संप्रदाय को मानते थे। अंग्रेजों की इनके साथ कम बनती थी क्योंकि अंग्रेजों ने नाथों को परेशान किया, तो ये दुखी हो गए थे इस बात से। तो मान सिंह के समय वो गिंगोली का युद्ध है वो इन्हीं के समय हुआ था और बाद में इन्होंने EIC से संधि कर ली। इनकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान सिंह जी ने जोधपुर में महामंदिर बनवाया जो नाथ संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। जसवंत सिंह जी के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए थे। दयानंद सरस्वती जी का जिक्र बाद में करेंगे, कैसे क्या घटना हुई। यहाँ नन्ही जान वेश्या ने बताते इनको जहर दे दिया था और इनसे इसके कारण इनकी तबीयत खराब हुई और अजमेर में इनका निर्माण हुआ था। तो ये माना जाता है, कई बार पूछ लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्माण या मृत्यु कहाँ हुई, तो ध्यान रहे जोधपुर में जहर दिया था, जबकि इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी क्योंकि राजस्थान में आर्य समाज का प्रमुख केंद्र अजमेर था। ये थे जोधपुर मारवाड़। कितना याद हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, चौथी बार पढ़ना। एक बार फिर प्रूफ रीडिंग मारते हैं। सबसे पहले थे बोलो राव सिंह, इसके बाद में दूहड़, इसके बाद में चूड़ा, राव चूड़ा, इसके बाद में रणमल, इसके बाद में जोधा, इसके बाद में सातलदेव, फिर गंगा, फिर मालदेव, फिर चंद्रसेन और चंद्रसेन के बाद में हो गए मोटा राजा उदय सिंह, फिर सूर सिंह, फिर गज सिंह, इसके बाद में गज सिंह के बाद है जसवंत सिंह, इसके बाद में अजीत सिंह, फिर अभय सिंह, मान सिंह वगैरह। राठौड़ राजवंश का संस्थापक, नागणेची माता की मूर्ति राठौड़ों की कुलदेवी। राव चूड़ा मारवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की इन्होंने और राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक चूड़ा। रणमल जोधपुर में इनकी मृत्यु कुंभा के समय बारमली के सहयोग से इनकी मृत्यु हुई। जोधा ने जोधपुर बसाया, मंडोर से राजधानी जोधपुर और राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक जोधा। सातलदेव के समय गुड़ला की घटना। राव गांगा ने अपने पुत्र को भेजा मालदेव को। चंद्रसेन के समय अकबर का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति है भूला बिसरा राजा है। मारवाड़ का प्रताप है, प्रताप का अग्रगामी है, मारवाड़ का पहला शासक जिसने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। और चंद्रसेन नागौर दरबार में गए, वहां से भागकर भद्राजुन आ गए थे, फिर सिवाना गए, फिर सोजत गए, फिर संचियाप गए, कई स्थानों पे घूमे थे, राज्य से बाहर भी गए थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में गए थे, सिरोही साइड में भी गए थे और प्रताप से भी मिले थे। इसके बाद में है उदय सिंह, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले। देखो सारों का देखते हैं।
भाटियों का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, हर राय भाटी, जो नागौर दरबार में आए थे। बीकानेर के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कल्याणमल, जो नागौर दरबार में आए थे। मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, 1615 के अंदर। इसके बाद में फिर कौन बचे, ये आगे हो गया पूरा। अब देखो बाटी, चलो बाटी नहीं, बीकानेर वाले बता देता हूं, थोड़े से नाम है बीकानेर वालों के। बीका, बीका के बाद लूणकरण, लूणकरण के बाद में जेत सिंह, जेत सिंह के बाद में कल्याणमल, कल्याणमल के बाद में राय सिंह, राय सिंह के बाद में है करण सिंह, करण सिंह के बाद में है अनूप सिंह, और अनूप सिंह के बाद में है सूरत सिंह, फिर है सरदार सिंह, फिर है गंगा सिंह। जोधा के पुत्र थे, किसी कारणवश वो स्टोरी लंबी है। ये आ गए थे कोडमदेसर 1465 में और अपनी प्रारंभिक राजधानी कोडमदेसर को बनाया। फिर करणी माता के आशीर्वाद से आखा तीज के दिन 1488 में बीकानेर की स्थापना की, राती घाटी नामक स्थान के ऊपर। और कोडमदेसर में इन्होंने भैरों का मंदिर बनाया था। लूणकरण, लूणकरण सर झील बनवाई थी इन्होंने। जेतसी वही है जिस पर मालदेव ने आक्रमण किया था और इनके पुत्र ये वहीं मारे गए थे, जेतसी और जेतसी। अब दो चीजें ध्यान रखनी है अपनों को, देखो इन्होंने ही भेजा था खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए। राव जेतसी ने चंद बिट्टू सुजा ने लिखा था, वो अलग चीज है। चलो दो चीजें हैं, एक तो है कलयुग का कर्ण और एक है राजपुताने का कर्ण। एक कलयुग का कर्ण है, एक राजपुताने का कर्ण है। देखो कैसे याद रखो, इनमें से एक तो है लूणकर्ण और एक है राय सिंह। कर्ण कर्ण ये तो ठीक है, लेकिन दोनों में कर्ण आ रहा है। देखो राय सिंह, रा से राजपुताना, राय सिंह राजपुताने के कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और कलयुग का कर्ण बिट्टू सुजारी पुस्तक जो है ना, उसमें राव जेतसी छंद में कलयुग का कर्ण लूणकर्ण है। वैसे पकड़ लेना बस, राय सिंह राजपुताने का, रा से रा, और ये हो गए कर्ण कर्ण, कलयुग का कर्ण। कल्याणमल, नागौर दरबार में गए थे कल्याणमल। राय सिंह, कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक पृथ्वीराज राठौड़ थे जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखा था डिंगल भाषा में, उनका विवरण स्पेशल पढ़ेंगे, गागरोन दुर्ग में लिखा था इन्होंने। राय सिंह, राय सिंह जी जो थे इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। कब सर 1589 से 94 के बीच में करमचंद की देखरेख में, या राय प्रशस्ति भी लिखवाई थी इन्होंने। इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है और मानसिंह के बाद में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो थे वो यही थे। इन्हें ही जोधपुर दुर्ग सौंपा था 1572 से 74 के बीच में। करण सिंह, करण सिंह की अगर बात करें तो इन्हें जांगलदर बादशाह बोलते हैं और इनके समय मतीरे की राड़ हुई थी अमर सिंह राठौड़ के साथ। अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल था। सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ किया था। सरदार सिंह 1857 की क्रांति में राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए गए थे। और गंगा सिंह, गंगा सिंह जी की कई बातें हैं। गंग नहर लाए थे, राजस्थान का भागीरथ बोलते हैं। तीनों गोलमेजों में जाने वाले आदमी यही थे। हमारे यहाँ छप्पनिया काल इन्हीं के समय पड़ा था। वर्साई की संधि में एकमात्र व्यक्ति जिनके हस्ताक्षर है महाराजा गंगा सिंह। अब थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन एक बार ये देखते हैं, इसके बाद और देखें।